मैं डॉक्टर राम सिंह बिस्ट आपको पुनः अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज के मैं एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। आज का जो मेरा विषय है वो विशेषकर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा के दौर से अब गुजरने वाले हैं, परीक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बोर्ड परीक्षाएं हैं, गृह परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इन सब के बारे में जो तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में मैं अपने विचार आपके बीच में रख रहा हूँ। आशा है आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से और इन विचारों के माध्यम से कोई सहायता मिल पाएगी। और मेरा जो आज का विषय यही है कि हम लोग परीक्षा की तैयारी कैसे करें, परीक्षा को किस रूप में लें और परीक्षा को किस तरह से आगे बढ़ाएं और परीक्षा के लिए कैसे अपने आप को तैयार करें। इन बातों पर मैं आपके बीच में अपने विचार या आपसे चर्चाएं करना चाहता हूं। हर साल परीक्षा आती है, परीक्षा का समय आता है, बच्चे के दिलो दिमाग में वो समय डाला जाता है, बच्चा एक दबाव सा उस परीक्षा के माहौल में अपने आप बना लेता है या बना दिया जाता है। इतना परसेंट लाना है, उतना परसेंट लाना है, ये बहुत सारे बातें परीक्षा के बारे में की जाती रही हैं और हर साल की जाती रही हैं। और एक बड़ी विडंबना भी सामने आती है कि कुछ बच्चे उस परीक्षा को बहुत ज़्यादा दबाव के रूप में ले लेते हैं या उसके घर वाले उसको दबाव में डाल देते हैं और कुछ कुछ अप्रिय घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि उस बच्चे ने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, फेल हुआ तो ये हुआ, अंक नहीं आए तो ऐसा कर लिया, फांसी खा ली या कोई और कुछ और तरीके से अपने जीवन को समाप्त कर लिया। ऐसी कुछ चीज़ें सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं और ये बड़ा एक दुखदायी स्थिति होती है। देखिए, परीक्षा में हर साल आप बैठते आए हैं, जो बच्चे परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, अब कक्षा 10 की परीक्षा देनी है, कक्षा 12 की परीक्षा देनी है या उसके अलावा आगे जो डिग्री स्तरीय परीक्षाएं हैं वो देनी है, प्रतियोगी परीक्षाएं देनी हैं। तो परीक्षा जब भी सामने आए उसके लिए एक ठोस कार्य योजना हर एक के द्वारा बनाई जानी बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज, उस ठोस जो कार्य योजना बने वो कुछ इस तरह से बने कि जो हमारे वातावरण है, हमारी जो परिस्थितियां हैं, हमारी जो वास्तविकताएं हैं, उन वास्तविकताओं के अनुकूल बैठे, उन वास्तविकताओं में सामंजस्य स्थापित हो सके। अगर वो एक अच्छी योजना हमने बना ली लेकिन जो वास्तविकताएं हैं हमारे चारों ओर, उसमें अगर सामंजस्य स्थापित नहीं किया है हमने, तो फिर वो कार्य योजना बहुत सक्सेस नहीं हो सकती है। कार्य योजना का मेरा मतलब यहां पर यह है कि मैं कितना समय पढ़ाई करूंगा, कितना समय सोऊंगा, कितना समय किस विषय को पढ़ूंगा, कितना समय कैसे मैं अपने आप को आराम के लिए दूंगा, खेल के लिए दूंगा। ये कार्य योजना निश्चित रूप से बननी चाहिए और बिना कार्य योजना के आज के समय में किसी चीज को सफल बनाना अपने आप में बड़ा एक दुष्कर कार्य है। एक चीज और दूसरी चीज जो मैं आप पहले ही चर्चा करना चाहता हूं वो ये है कि परीक्षा में अंक प्राप्त करना अपने आप में एक कला भी है। आपका प्रस्तुतिकरण कितना अच्छा होता है इस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि आपके परीक्षा में अंक किस तरह से आते हैं। वैसे आजकल बहुविकल्पीय या कंटेंट बेस्ड परीक्षाएं बनने लग गई हैं और उसमें बहुत ज़्यादा लिखने के लिए या उस तरह का कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो बड़े लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं जिन पर ज़्यादा लिखना होता है, उसको कैसे लिखा जाए, कहाँ लिखा जाए, किस रूप में लिखा जाए, इसके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से आपको आना चाहिए। और उसके लिए ये मान के चलिए आपकी जो एग्जामिनर आपके सामने है, आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उस कॉपी के माध्यम से आप अपने आप को उस एग्जामिनर से को परिचित करा रहे हैं, अपना एक परिचय दे रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि मैं क्या हूं, कहां हूं, कितना मैंने पढ़ाई करा है, कैसे किया है। अब ये किस रूप में आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं यहां पर निर्भर है साहब। किस तरह से आप अपने आप को प्रस्तुत करते हैं उस कॉपी के माध्यम से यहां पर निर्भर करता है। तो ये एक आप लोग जरूर देखें। यहां पर मैं और जो बच्चा जितनी अच्छी तरह से अपने आप को परिचित कराता है एग्जामिनर से
एग्जामिनर उतना ज़्यादा उसको पढ़ने की कोशिश करता है, उस कॉपी को उतना ज़्यादा उसको पलटने की कोशिश करता है, उतना ज़्यादा ये दिलो दिमाग में आ जाता है एग्जामिनर के कि मैं कैसे इस बच्चे को अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकूं, प्रदान करूं, और कैसे इस बच्चे का भला कर सकूं। ये कुछ चीज़ें उसके दिमाग में आ जाती हैं। एक उदाहरण देता हूं, मैं हमारे एक बेंच बैठी थी पॉलिटिकल साइंस की। अब कहाँ बैठी थी, क्या बैठी थी, इसको बोलना उचित नहीं है, लेकिन कम से कम हम लोग 10-12 लोग एग्जामिनर लोग बैठे हुए थे। एक कॉपी आती है एक मैडम के पास, जो कि एग्जामिनर थी वो भी, और उन्होंने कॉपी देखी, बहुत सारा उस कॉपी पर उन्होंने समय लगाया, और उन्होंने 95 नंबर 100 में से 95 नंबर राजनीति विज्ञान में उस बच्चे को दे दिए। लेकिन मैडम जो है वो फिर भी संतुष्ट नहीं हुई कि मैं इसको और देना चाहता हूं, और अंक देना चाहती हूं। उन्होंने और हमसे जो और एग्जामिनर थे उनसे भी चर्चाएं करी कि सर जरा इसको देखिए। आपस में हमने बहुत सारी चर्चाएं की, अनेक लोगों ने उस पर मंथन किया, अनेक लोगों ने उस कॉपी पर अपनी अपनी बात रखी। उसके बाद हर एक ने एक एक नंबर बढ़ाना शुरू कर दिया कि नहीं, यहां भी बढ़ाया जा सकता है, वहां भी बढ़ाया जा सकता है, वहां भी बढ़ाया जा सकता है। 98 नंबर उस बच्चे के आ गए, 3 नंबर और बढ़ गए। अब 2 नंबर बढ़ाना अब संभव नहीं था, क्योंकि एक 2 नंबर का प्रश्न उस बच्चे ने बिल्कुल किया ही नहीं था। तो कहने का मतलब यह है कि किस तरह से उस बच्चे ने पूरे एग्जामिनर बेंच को अपने आप से परिचित करा दिया, और सब एग्जामिनर उस बच्चे के बारे में चर्चाएं करने लगे कि कितना अच्छा लिखा है, कितने अच्छे उसके टीचर होंगे, कितना अच्छा उसने गहन अध्ययन किया है। उसके बाद जिज्ञासावश हमने उस रोल नंबर को नोट कर लिया, और जब उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट खुला, इंटरमीडिएट की कॉपी थी, तो वो बच्चा 14वें स्थान पर मेरिट लिस्ट में था, और बिना कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के। उसकी हिस्ट्री थी, इकोनॉमिक्स थी, पॉलिटिकल साइंस थी, हिंदी थी और अंग्रेजी थी, और 14वें नंबर पर वो मेरिट लिस्ट में वो बच्चा अपना स्थान बनाए हुए था। तो ये कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमेशा याद रहती हैं। कोई बच्चा कुछ इस तरह से अपने आप को परिचित कराता है परीक्षक के सामने कि परीक्षक उनको कभी भूल नहीं सकता। हम उस बच्चे से नहीं मिले, उस बच्चे को शायद हम लोग जीवन में नहीं भी मिल सकते हैं, ना वो हमसे मिल पाएगा, लेकिन वो कॉपी हमेशा हमारे दिलो दिमाग में रहेगी, क्योंकि उसने अपने कार्य योजना बहुत अच्छी तरह से बनाई होगी, उस कार्य योजना पर अमल किया होगा। उसके अलावा इस कार्य योजना को और किस तरह से धरातल पर उतारना है, कॉपी में किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करना है, इस तरह से उस बच्चे ने अपने बारे में और उस कार्य योजना के बारे में जरूर सोचा होगा, तभी जाकर के उसके 98 नंबर आए, और बिना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के 14वें स्थान में वो 14वें स्थान पर अपनी मेरिट लिस्ट बना लेता है। कुछ इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं, या समझ सकते हैं, या समझा सकता हूं मैं कि एग्जामिनर के सामने हमें अंकों की भूख बढ़ानी आनी चाहिए। जैसे हम लोग खाना परोसते हैं, बहुत सारे व्यंजन बने होते हैं, और अगर हम लोग उन व्यंजनों को बहुत अच्छे तरीके से परोसते हैं, अलग अलग कटोरियों में थाली सजा करके आते हैं, और जो 5 स्टार होटल होते हैं या जो बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट होते हैं, वहां पर यही तो होता है कि जो परोसने का तरीका होता है वो सिखाया जाता है। ऐसे ही हम लोग घर में अगर मेहमान हमारा आता है कोई, और अगर हम लोग खाना परोसते हैं, तो जो मेहमान या जो आदमी 2 रोटी खाने की इच्छा रखता था, वो 3 खा लेता है या 4 खा लेता है, क्योंकि उस खाने को देख करके उसकी भूख बढ़ जाती है, क्योंकि इतना अच्छा परोसा होता है और इतने अच्छे तरीके से उसको बनाया होता है। ऐसे ही मैं कहना चाहूंगा कि भाई आपने पढ़ लिया, नॉलेज बहुत कुछ है, लेकिन अगर वो प्रस्तुतिकरण नहीं आया, एग्जामिनर के सामने उनको परोसना नहीं आया उन अंकों को, उस विषय को, तो फिर एग्जामिनर के अंकों की भूख नहीं बढ़ेगी। यदि आपने बहुत अच्छी तरीके से उसको प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा दे दिया, अपना कॉपी बहुत अच्छी आकर्षक बना दी, आपका लेख बहुत अच्छा है, आपका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है, आपके शब्द बहुत अच्छे हैं, तो एग्जामिनर निश्चित रूप से जहां 2 नंबर दे रहा होता, वहां वो आपको 4 नंबर अवश्य देगा, या 6 नंबर में से 6 नंबर देने की कोशिश करेगा वो, क्योंकि उतना अच्छा प्रस्तुतिकरण आपने उसके सामने किया है। तो ये आप जरूर सोचें कि हम लोग किस तरह से अपने कॉपी को एक अच्छी कॉपी के रूप में स्थापित कर सकते हैं, और ये अवश्य सोचें कि हम हर एक व्यक्ति के अंदर वो मेथड आना चाहिए कि मैं कैसे अलग तरीके से
अपनी कॉपी को प्रस्तुत कर सकूं और किस तरह से अपने जो कंटेंट है, अपनी जो विषय वस्तु है, किस तरह से उसको एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत करूं, ये जरूर आना चाहिए। उसके अलावा जब हम लोग पढ़ाई की बात करते हैं, एक चीज मैं जरूर यहां पर कहना चाहूंगा, और कहा भी जाता है, बहुत बड़े बड़े व्याख्यान होते हैं, बहुत बड़े बड़े विचारक सामने आते हैं, कहते हैं कि दबाव नहीं आना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए, दबाव में नहीं लेना चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये बात नहीं मानता। परीक्षा के नाम पर दबाव अवश्य आता है। जब आपका परीक्षण होता है, आपके दिमाग का, आपके शरीर का, आपके ज्ञान का जब भी कोई परीक्षण होता है तो निश्चित रूप से दबाव आना स्वाभाविक है। लेकिन उस दबाव में दब जाना मूर्खता है, उस दबाव से आगे निकलना श्रेष्ठता है। उस दबाव से आगे बढ़ जाना एक बुद्धिमता है। और उस दबाव से हम लोग आगे तब निकल पाएंगे जब हमें एक अच्छी कार्य योजना बनानी आनी चाहिए। हम लोग एक अच्छी कार्य योजना बनाएं, परिस्थिति को समझें, उस दबाव को एक सकारात्मक रूप में लें और किस तरह से दबाव को अपने ऊपर से हटा सकते हैं, ये बहुत हमें आना चाहिए। और मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूं कि परीक्षा में दबाव में बच्चे को नहीं आना चाहिए। बच्चा स्वाभाविक रूप से दबाव में आ जाता है, माहौल ही कुछ ऐसा बन जाता है। चाहे विद्यालय स्तर पर बात करें, चाहे घर के अभिभावकों की तरफ से बात करें, किसी तरह से हम लोग बात करें, ये कुछ चीजें अपने आप स्वाभाविक उत्पन्न हो जाती है। ये मैं 27 साल मेरे को पॉलिटिकल साइंस पढ़ते पढ़ाते हो चुके हैं, और 27 साल से ज्यादा, मतलब यूं कहें कि लगभग 30-35 साल से मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं। अगर आज भी मेरा टेस्ट पॉलिटिकल साइंस में होता है और मुझे पॉलिटिकल साइंस में परीक्षा देनी होती है, तो निश्चित रूप से मैं भी दबाव में आ जाऊंगा। एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। लेकिन हाँ, मुझे उस दबाव से निकलना आना चाहिए। उस दबाव को मैं कैसे अपने ऊपर से हटा सकता हूं, ये मुझे आना चाहिए। और उस दबाव को किस रूप में मैं सकारात्मक रूप में अपने अंदर ला सकता हूं, ये मुझे आना चाहिए। और तभी जाकर के वो दबाव मेरे लिए एक सकारात्मक रूप में सामने आएगा। और वो दबाव हमारे लिए निश्चित रूप से एक सकारात्मक भूमिका निभाता है। यदि हम लोग सकारात्मक रूप में उससे आगे बढ़ाएं, यदि हम लोग उसको एक सकारात्मक रूप में लें, तो हमें वो आगे बढ़ने में और हमें एक कार्य योजना बनाने में निश्चित रूप से सहायक बनता है। वो हमारा जो दिलो दिमाग होता है, वो एक कार्य के प्रति समर्पित हो जाता है, एक कार्य के प्रति लग जाता है। और हम लोग कहीं ना कहीं उठते जागते सोते खाते पीते कहीं ना कहीं उस विषय के बारे में हम लोग सोचने लगते हैं, और उसके सोचने से हमारे अंदर उत्तर आने लगते हैं, हमें समस्या का समाधान मिलने लगता है, हम चर्चाएं करने लगते हैं। तो निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि दबाव जरूर आते हैं, लेकिन उन दबावों में दब जाना, उन दबावों को देख करके हट जाना मैदान में, वो हमारी मूर्खता है। उन दबावों को सकारात्मक रूप में लें, एक कार्य योजना का निर्माण करें, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ें। जब भी हम लोग पढ़ाई करने की बात करते हैं, निश्चित रूप से पढ़ना ज्यादा होता है परीक्षाओं में। हम जब भी पढ़ाई करें, पढ़ने के लिए बैठें, पूरे सक्रियता के साथ बैठें, पूरे मनोयोग के साथ बैठें। ऐसा ना हो कि आधे अधूरे मन से बैठ रहे हैं और उसके बाद फिर वो बोझिल सा हो रहा है, न वो पढ़ाई ठीक से हो रही है, और न कोई ज्ञान प्राप्त हो रहा है, न कोई दूसरा काम हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ाई के प्रति अपना रुझान इस तरह का न बनाएं। एक मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। और दूसरी चीज कि जब आप पढ़ें, कोई भी विषय पढ़ें, पूर्ण सहभागिता अपनी निभाएं, 100% सहभागिता अपनी निभाएं। सहभागिता निभाने के लिए आप बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं। पेन हाथ पर रखें, नोटबुक हाथ पर रखें, कुछ भी अगर पढ़ रहे हैं, नया शब्द आ रहा है, नई बातें आ रही हैं, उनको नोट करें, बार बार लिखें, अपने शब्दों में लिखें, एक बार पढ़ें फिर उसको वो लिखें। ये इस तरह की एक्टिविटीज करके आपका शरीर हमेशा सक्रिय बना रहेगा। एक और दूसरी, आपकी सहभागिता उस किताब के प्रति, उस विषय के प्रति बनी रहेगी। तो ये आप अवश्य रखें कि जब भी आप पढ़ें, जितना भी पढ़ें, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, आधा घंटे, 15 मिनट, जितना भी पढ़ें, पूर्ण सहभागिता के साथ पढ़ें। और अगर आप पूरी सहभागिता अपनी निभाते हैं पढ़ाई में, तो आप बिल्कुल
जितना भी पढ़ेंगे वो आपके जेब में आएगा, आपके दिलो दिमाग में बस जाएगा, आप उसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कठिन विषय से कठिन विषय हो, यदि आप ये दो चीजें सक्रियता और सहभागिता इन दोनों को लेकर के इन दोनों को लेकर के पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप उसको समझने में और उसको अपना बनाने में सक्षम हो जाएंगे। एक चीज और अवश्य ध्यान रखें कि सामान्य रूप से जो जिस उम्र में आप लोग हैं तो आपके साथ परिवार होगा, आपके भाई बहन होंगे, आपके मेहमान होंगे, आपकी शादी, आपके घरों में शादी ब्याह हो सकती है या कोई और चीजें हो सकती हैं। तो उस समय का अवश्य ध्यान रखें कि कहाँ पर मुझे एकांत मिल सकता है, कहाँ पर मैं अपने आप को एडजस्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। यदि ये आप लोग करने में सक्षम हो गए तो उसके बाद फिर आप बहुत अच्छी तरह से अपने अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हल्ला हो रहा है या कोई और आपका ध्यान कहीं और चला हुआ है, किसी और ने टीवी खोल रखी है, कहीं ध्यान वहां जा रखा है, मैच चल रहा है, मैच में अपने आप को कुछ उधर सुन रहे हैं, कुछ इधर सुन रहे हैं, तो कहीं का नहीं रहने वाला इसमें। यहाँ ये इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि कुछ उधर का ले रहे हैं, कुछ इधर का ले रहे हैं, और अंत में वास्तविकता क्या थी इसके बारे में आप अनभिज्ञ रहेंगे और कुछ भी हासिल करने की स्थिति में नहीं होंगे। एक और मैं कहना चाहूंगा कि कुछ बच्चे दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं, ये बात भी सत्य है। दूसरों को दिखाने का मतलब मेरे यहाँ पर मम्मी को दिखाने के लिए, पापा को दिखाने के लिए, भाई को दिखाने के लिए, बहन को दिखाने के लिए, किसी काम से बचने के लिए। कोई घर का काम होता है तो उस काम से बचने के लिए कहते हैं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, वास्तव में और अंदर से पढ़ाई होती नहीं है, वो तो दिमाग कहीं और चला जाता है। पढ़ाई के साथ हमेशा ध्यान रखें, जब आप लोग पढ़ने बैठें तो आपका मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए। ये एक बड़ी विडंबना है कि मोबाइल साथ में रख करके और मोबाइल के साथ पढ़ाई नहीं होती। विशेषकर वो बच्चे जो ऑनलाइन कोचिंग की बात में नहीं है, वो बच्चे जो केवल किताबों पर ही निर्भर हैं, उन बच्चों के सामने मोबाइल तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये डिस्टर्बेंसेस हैं, आपके जीवन के डिस्टर्बेंसेस हैं, आपके मन को भटकाने के एक साधन विकसित कर दिए गए हैं कि आपका ध्यान फिर उस ओर रहता नहीं है, विषय के प्रति समर्पित आप हो ही नहीं पाते हैं। दूसरी चीज कि आप कभी भी दूसरों को दिखाने के लिए ना पढ़िएगा, अपने आप संतुष्टि के लिए पढ़िए, अपने को संतुष्ट करने के लिए पढ़िए कि मैंने कल इतना पढ़ लिया था, ये आज इस पर मैं बात कर सकता हूं, इस पर मैं लिख सकता हूं, लिख सकती हूं, आज मैं इतना और पढ़ूंगा, कल मैं इसके बारे में बात कर सकती हूं, कर सकता हूं, लिख सकता हूं। इस तरह का दृष्टिकोण अगर आप लोग बनाएं और अपने से ही अपने आप को उसमें सम्मिलित करें उस पढ़ाई में, तो पढ़ने के कुछ मायने होते हैं और एक दिन आप निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस की ओर बढ़ जाएंगे। आपके अंदर ज्ञान अपने आप भरने लग जाएगा और कूट करके भरने लग जाएगा। आप किसी भी समस्या के बारे में बोलने में सक्षम हो जाएंगे। किसी भी विषय पर आप अपने विषय से संबंधित कोई भी टॉपिक, कोई भी शीर्षक पर आप अपनी बात बहुत अच्छी तरह से करने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये मेरा एक वो है। और एक चीज और मैं हमेशा कहता रहता हूं, और ये मेरा अनुभव भी कहता है आज तक का, कि गुस्से में कभी भी पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं जाना चाहिए। गुस्सा होकर के, क्रोध होकर के पढ़ने की चेष्टा कदापि ना करें। गुस्सा हमेशा पढ़ाई को एक दूसरी स्टेज में ले जाता है, एक विकार रूप में ले जाता है, एक उसका मतलब कुरूप बन जाता है। तो गुस्सा होकर के पढ़ने बैठना, गुस्सा होकर के किसी अच्छे काम को करना, ये जितना संभव हो सके वहां से उससे बचना चाहिए कि गुस्से में हम लोग कोई ऐसा अच्छा काम न करें, गुस्से में कोई हम लोग अपना ज्ञान बढ़ाने की ओर न जाएं। तो ये कुछ मेरे संक्षिप्त विचार थे। उसके अलावा और भी समय लगेगा तो फिर आपके बीच में आऊंगा। तो मैं कुछ यही 2-3 चीजें एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि आप लोग सक्रियता रखें, सहभागिता रखें, अपने संतुष्टि के लिए पढ़ें, अपने आप ये सोचें कि मैं एक अलग तरह का व्यक्ति हूं, तो मुझे अलग तरह से ही अपने आप को पढ़ाई करनी है, न कि दूसरे को देख करके मुझे पढ़ाई करनी है, न कि दूसरे की तरह ही मुझे बनाना है। एक अपना मेथड्स आप अपना विकसित करें, और जब आप इन चीज़ों से करने लग जाएंगे और इन चीज़ों को आप अपने आप में समाहित करने लग जाएंगे, और इसके आधार पर अगर आप पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, और जो नॉलेज आप प्राप्त करेंगे वो आपका अपना हमेशा के लिए अपना नॉलेज होगा। केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई ना करें और ये माने कि मुझे हमेशा के लिए पढ़ना है और जीवन में ये पढ़ाई या ये ज्ञान किसी भी क्षण और किसी भी मोड़ पर मुझे सहायता उपलब्ध कराएगा। इन भावनाओं के साथ आप लोग पढ़ने बैठें तो, और किताबों से प्रेम करिए, अपने विषय से प्रेम करिए, शीर्षक से प्रेम करिए, और अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ने की कोशिश करिए
कि कैसे क्या इस ज्ञान का मुझे कहाँ पर लाभ मिल सकता है। इस तरह से अगर आप लोग पढ़ाई की ओर, परीक्षा की ओर, पढ़ाई की ओर इस तरह से अगर जाते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, परीक्षा तो जीवन में हर समय है, लेकिन फिर भी ये जो एक किताबी परीक्षा है उसके बारे में ज़्यादा फोकस दिया जाता है। तो इस तरह से अगर आप लोग इस परीक्षा की तैयारी करें तो शायद आपको एक अच्छा संबलता मिलेगी, आप अपने अच्छे अंक प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे और एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर विकसित होगा। फिर अंत में एक बार और जरूर दोहराना चाहूंगा कि जहां तक दबाव की बात की जाती है, बहुत सारे व्याख्यान दिए जाते हैं, परीक्षा के नाम पर दबाव आना स्वाभाविक सी बात है, ऐसा मेरा मानना है। और शायद वो व्यक्ति भी एक मतलब यूं कहूं मैं कि वो व्यक्ति भी एक अच्छा व्यक्ति नहीं है जो दबाव में रह करके अपना काम नहीं करता है और दबाव में रह करके कोई अच्छी कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं करता है। ये भी एक विडंबना ही कहूंगा मैं उसको। वो व्यक्ति महान हमेशा बनता है जो दबाव में रहकर, दबाव में आकर एक अच्छा अपना गोल प्राप्त करता है, अपना उद्देश्य प्राप्त करता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग इस पर अपने कमेंट करिएगा। और एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये इस तरह के कंटेंट अच्छे लगते हैं जो जीवन से संबंधित हैं, व्यावहारिक बातों से संबंधित हैं, बहुत ज्ञान की बातें तो नहीं कहूँगा मैं इसको, लेकिन जो जीवन से संबंधित हैं, जो जीवन की हमारे उलझनों को पूरा करने में सहायक हो सकती हैं, अगर ऐसा आपको लगता है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और समय समय पर आपको ये वीडियो, इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, इस तरह के विचार आपको मिलते रहेंगे मेरी तरफ से, मेरे अनुभव आपको मिलते रहेंगे। इन्हीं सब अपेक्षाओं के साथ और आकांक्षाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।